Good evening, all students. This is the last chapter of informatics practices, that is societal impact, and many of the topic relevant to this are in CS also, in computer science also you will get this, in competitive exam also you will get this, and in whatever the networking chapters related, whatever the societal impacts of IT, means whatever the IT is impact in our society will get in this chapter. So let us move to the first टॉपिक दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट। अब बात यहाँ पर आ रहा है कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। फुटप्रिंट क्या है? फुटप्रिंट वही है जैसे हम लोग मान लेते हैं कि बाहर से अगर हम लोग कीचड़ में कहीं पर भी हम लोग आते हैं और पैर का छाप घर में लग जाता है, ठीक है, तो उसको क्या मिटाने से मिट जाता है। बट डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है? मान लेते हैं कि हम लोग एक अमेज़न में लॉग इन किए और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स को सर्च किए, तो प्रोडक्ट्स को जो सर्च किए तो उस अमेज़न का सर्वर में मेरा यूजर आईडी, पासवर्ड, मेरा फोन का IMEI नंबर, ISP नंबर, वो जो भी चीज है वो वहां पर लॉगिन हो गया। अब जब हम लॉग आउट कर देते हैं, क्या वो डिलीट हो जाता है? नहीं, वो डिलीट नहीं होता है। उसको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली दिस डेट, दिस टाइम, दिस आवर, दिस मिनट, दिस सेकेंड, द पर्टिकुलर ईमेल आईडी विद दिस फोन नंबर एज लॉग्ड इन टू दिस। तो ये जो ट्रेसेस, ऑनलाइन ट्रेसेस जो हम छोड़ देते हैं दूसरा जगह पर, दूसरा वेबसाइट्स में, दूसरा सर्वर्स में, जो कभी भी डिलीट नहीं होता है, दीज आर नोन एज डिजिटल फुटप्रिंट। तो व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? दीज आर द ऑनलाइन ट्रेसेस which we leave when we surf internet is known as digital footprint. It can be deleted? No, it cannot be deleted. It cannot be deleted. ये deleted नहीं होता है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये मेरा डिजिटल फुटप्रिंट है? सबसे पहला कि मैनेज, हम लोग को मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल, फोन नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज हम लोग को हर एक जगह पर नहीं देना है, ठीक है। नेट एटिक्विटी। अब नेट एटिक्विटी क्या है? जब हम लोग इंटरनेट, स्पेशली सोशल मीडिया नेटवर्क्स को यूज करते हैं तो हम लोग को कुछ ऑनलाइन मैनर्स और बिहेवियर्स मेंटेन रखना चाहिए, ताकि क्या दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। ताकि क्या इलीगल कमेंट्स डाल दिए या तो हैरेसिंग वर्ड्स डाल दिए, ये सब चीज हम लोग को नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो ये सब को अगर नहीं डालते हैं और ऑनलाइन मैनर्स और बिहेवियर्स फॉलो करते हैं तो इन द इंटरनेट दैट इज नेट एटिक्विटी। तो नेट एटिक्विटी क्या है? इट इज द ऑनलाइन मैनर्स एंड बिहेवियर, द ऑनलाइन मैनर्स एंड behavior which one should possess over using internet, especially social networking sites। तो अब कुछ आ रहा है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज है क्या? एथिकल इश्यूज का मतलब क्या है कि अगर हम लोग का कोई इन्वेंशन होता है, जैसे कोई बुक कोई लिखता है, कोई नॉवल लिखता है, कोई म्यूजिक कंपोज करता है, कोई एक ड्राइंग अच्छा से बनाता है और उसको मार्केट में बेचना चाहता है सॉरी, मार्केट में बेचना चाहता है या तो वो फ्री में देना चाहता है, दैट ऑल कम्स इन द ethical issues IPR. So what is first topic? That is IPR. IPR is known as intellectual property right. इसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
राइट। अब ये है क्या? ये है कि इट इज द राइट ऑफ द क्रिएटर टू सेल और टू मीन्स स्प्रेड इट फ्री इन द मार्केट। ये एक क्रिएटर का राइट है, ये इन्वेंटर का राइट है कि हम लोग जो है मार्केट में क्या चीज को बेचते हैं और क्या चीज को हम लोग नहीं बेचते हैं। इसमें तीन चीज स्पेशली आता है, दैट ऑल कम्स इन द फर्स्ट पेटेंट, PATENT, पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या है? पेटेंट का मतलब होता है जो क्रिएटर है वो पेटेंट है। जैसे हम अगर एक बुक को कंपोज कर रहे हैं, सॉरी एक बुक को लिख रहे हैं, तो आई एम द पेटेंट एंड इट इज इम्पोज्ड ऑन मी, द राइट इज इम्पोज्ड ऑन मी फॉर 20 ईयर्स। 20 साल के लिए ये राइट मेरे ऊपर इम्पोज हो जाता है कि इसका क्रिएटर ये है, ठीक है। 20 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली हट जाता है, ठीक है। दूसरा ट्रेडमार्क। अब अगर हम एक बुक को पब्लिश कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक ट्रेडमार्क, एक लोगो प्रोवाइड करते हैं। वो लोगो दूसरा जन कोई यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे नाइक का लोगो क्या है? ऐसे टिक आउट। एडिडास का लोगो अलग है, रिबॉक का लोगो अलग है, वैसे ही कोई बुक का भी लोगो अलग रहता है। तो ट्रेडमार्क्स आर नोन एज लोगोज। थर्ड इज कॉपीराइट। अब क्या हम लोग किसी के ऊपर कॉपीराइट लगा सकते हैं, जो मेरा क्रिएशन हो उसके ऊपर हम कॉपीराइट लगा दें। कॉपीराइट का मतलब क्या है? दिस इज द राइट विच प्रिवेंट्स एनी अदर पर्सन टू मेक द इलीगल कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, अब इसको किसके ऊपर कॉपीराइट लागू नहीं होता है? ये पेटेंट और जो पब्लिशर जो ये चीज पब्लिश कर रहा है उसके ऊपर ये कॉपीराइट लागू नहीं होता है। तो कॉपीराइट का सिंबल हम लोग जानते हैं, सी से कॉपीराइट का सिंबल होता है। नेक्स्ट इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। अब ये डिजिटल प्रॉपर्टी राइट क्या है? मान लेते हैं कि मेरा इंटरनेट में क्लाउड में कुछ फाइल्स रखा हुआ है, मेरे सर्टिफिकेट्स ये सब चीज फोटोज कुछ रखा गया है, या तो मेरे कंप्यूटर में ही कुछ फाइल्स हम रखे हैं, अब पर्सनल फोटोज रखे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन रखे हैं। अब मान लेते हैं कि उसको क्या कल के डेट में आई एम सीइंग दैट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल मीडिया साइट्स माय दैट पर्सनल फोटोज आर लीक्ड आउट। इसका मतलब क्या? कोई मेरा डिजिटली कोई मेरा कंप्यूटर से मेरा फाइल को चुरा कर लेकर गया और वो ऑनलाइन में डाल दिया, तो मेरा राइट है कि हम उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट्स ऑफ द ओनर टू प्रोटेक्ट एनी फाइल digitally in online or offline. Rights to protect any file digitally present in online or offline. This is the digital property rights. The next topic is plagiarism. It is a very important topic and it can come in examination, and many times it comes in examination also. So we don't have place over here, so we'll write over here. Okay. So let us move to the first part here. So plagiarism. What is plagiarism? Plagiarism means to steal or to copy any artistic or literary work in personal use without giving credit to the owner। मतलब क्या? मान लेते हैं कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर बुक या तो कॉपी से जो कॉपीराइट है उससे हम लोग एक पार्ट को यूज करते हैं और वो मेरा अपना असाइनमेंट्स में यूज कर दिया, तो अपना नॉवल में यूज कर रहे हैं, या तो अपना तुम्हारा कोई भी चीज जो हम पब्लिश कर उसमें यूज कर रहे हैं और उसमें क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली वेबसाइट से लिए हैं, ये पर्टिकुलरली बुक से लिए हैं, तो हम लोग कहाँ किसके साइबर एथिकल इश्यूज में आ जा रहे हैं? प्लेगराइज्म के अंदर में आ जा रहे हैं। तो व्हाट इज प्लेगराइज्म? प्लेगराइज्म टू कॉपी, अगर हम लोग कॉपी कर रहे हैं, टू कॉपी एनी
artistic or literary work and don't give credit to the owner, a artistic and literary work in personal use like assignments, these all things, and don't give credit to the owner कि ये यहाँ से हमको लिया गया है, then we come in plagiarism. Then we come in plagiarism. And how to stop the plagiarism? तब plagiarism को plagiarism का रीजन क्या है और उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं? So let us see. तो plagiarism का जो रीजन है वो सबसे पहला चीज है कि हम लोग का टाइम शॉर्टेज मिलता है कोई भी असाइनमेंट्स या तो वो सब के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई क्रिएटिविटी आइडिया हम लोग नहीं लाते क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्टेज है. दूसरा फेलियर का डर कि अगर हम लोग अगर जल्दी नहीं करेंगे तो ये फेलियर हो जा सकते हैं, उसका भी. तो वाई प्लेगराइज्म, वाई प्लेगराइज्म, क्यों, सबसे पहला क्यों प्लेगराइज्म हो रहा है? शॉर्टेज ऑफ टाइम. दूसरा फियर ऑफ फेलियर. ये सब चीज, तो इसको रोक कैसे सकते हैं? हाउ टू स्टॉप प्लेगराइज्म? तो प्लेगराइज्म को स्टॉप कैसे कर सकते हैं? हाउ टू स्टॉप प्लेगराइज्म, हाउ टू स्टॉप प्लेगराइज्म. तो सबसे पहला चीज है कि डोंट कॉपी एनी कॉपीराइट प्रोडक्ट पार्ट, डोंट कॉपी एनी copyright प्रोडक्ट पार्ट, सबसे पहला. दूसरा, अगर हम लोग कॉपी किए हैं कोई चीज, देन गिव द क्रेडिट फ्रॉम वेयर यू हैव कॉपीड. यू हैव कॉपीड. तो ये हम लोग का एथिकल इश्यूज का पार्ट था. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. Now let us move to the part of societal impact of IT regarding the terms related to open source software. So open source software, what is the meaning of open source software? Open source software means the software which is open. Open means what? The source code which is used for making the software is open in the internet or in the market, and you can see that software. Like example, if we say that Android, so Android operating system and Android coding is available in the internet, and anybody can learn and develop an Android system and can work with the Android system. Okay, so first of all, what is OSS? OSS stands for open source software. Open source software. Open source software. It has said that the software which are open, whose source code are open, are known as open source software. The software whose source code are open, source code is available in the internet. Okay, like example Android. Like that type. GNU. What is GNU? GNU stands for GNU Not Unix. This was developed by Richard Stallman in a concept of to develop a Unix-like operating system, but later he moved towards the development of the open source software. Okay, so GNU stands for GNU. G stands for GNU.
N stands for not, and U stands for Unix. It was developed by Richard Stallman. Developed by Richard Stallman. To develop Unix-like operating system. To develop Unix-like OS. Now the next is FLOSS. FLOSS is free libre open source software. Free libre open source software. Free libre open source softwares are the related softwares which are free as well as open. Okay, many of the softwares which are open need not be free. Open source initiative. Open source initiative. Open source initiative is also a non-governmental and organization which was developed by Richard Stallman to promote open source software. Next is freeware. So what is freeware? Freeware are the softwares which are free and whose subscription are not asked, but its source code is not available in the market. As we can say that Google Chrome is free. You can download it, you can install, you can use it, okay, and you can share the link to another, and it don't ask for the subscription in whole lifetime. So these types of all the softwares are known as freeware. The software which are free, can be shared and not modified, which are free, shared and not modified, and no subscription will be asked. No subscription will be asked. Like Chrome. This is a type of Google web browser which is free, you can share, but we cannot modify it. And no subscription will be asked for that. And shareware is what? That the same thing, the software which are free and no modifications and subscription will be asked. After some period of time, like demo version softwares. These all comes in the shareware software, जिसका सब्सक्रिप्शन कुछ दिन तक हम यूज कर, जैसे डिज्नी हॉटस्टार या तो नेटफ्लिक्स, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसमें हमको कुछ दिन तक यूज करने देता है, उसके बाद क्या कर देगा कि सब्सक्रिप्शन विल बी आस्क्ड फॉर दैट. Proprietary software, the software which is not free, whose source code is locked and we have to purchase it from the market, are known as proprietary software. Softwares not free, source code not open, and we have to purchase it from market, like Microsoft Windows, Apple iOS, these all things. What is now copyleft? So this comes from the opposite of copyright. So what is copyright? So copyright is a law which one we have dealt in the earlier video, that copyright is in the law which says that the patent and the distributor can copy
a particular product, a particular literary work or particular artistic work, and other cannot copy it. Okay, that comes in the copyright. But copyleft is what? Copyleft is just opposite of copyright. It is just opposite of copyright. It is just opposite of copyright. It comes with that left C. So here, if the exam question can come, then question can come from in open OSS. What does S stands for? Middle S. Or what does O stands for? GNU. So GNU stands for what? FLOSS. In here L stands for what? OSI. S stands for what? What is the difference between freeware and shareware? Give one example. Or what is proprietary softwares? What are open source softwares? Difference it can come. What is copyright and how it is different from copyleft? It can come. So you have to, this part 1-2 marks will come from the objectives or from assertion or reasoning. Okay, so let us move to the next part. Now students, now see, let us see the examples of these all things. This is very much important for your exam point of view. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या है? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स कौन कौन हुआ? लिनक्स, यूनिक्स, बॉस. बॉस स्टैंड्स फॉर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन. इट इज इंडियन मेड. एंड्रॉइड is a mobile operating system. Now browsers is a Firefox, Opera. Office package, OpenOffice, LibreOffice. These are the office package, means Word, Excel, PowerPoint. इसमें हम लोग काम कर सकते हैं. OpenOffice राइटर में, OpenOffice कैल्क में, ये सब में. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जिसको खरीदना पड़ेगा, जैसे विंडोज, मैक, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल iOS. ब्राउजर्स में क्या क्या है? जैसे एज, सफारी. फ्रीवेयर जो हम लोग देखें जिसमें सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं मांगेगा, जैसे क्रोम. श्रेयरवेयर जिसमें हमको सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार. These all examples are very much important as its questions are coming from objectives. Now let us move to next part. So now students, let us move to the next topic, that is the cybercrime. Cybercrime होता क्या? तो हम लोग जान रहे हैं कि एक ऐसा क्राइम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके किया जाए, दैट इज नोन एज साइबर क्राइम. द क्राइम which uses information technology. The crime which uses information technology is known as cyber crime. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम बहुत तरीके का होता है, मगर यहाँ पर हम लोग कुछ सिलेक्टिव साइबर क्राइम्स को लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हैकिंग. हैकिंग क्या है? हैकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग एनीबॉडीज डेटा अनऑथराइज्डली, मींस विदाउट हिज और हर इंफॉर्मेशन. टू गेन डेटा, टू गेन anyone data without his or her permission. Okay, तो this comes in the hacking purpose. तब फिशिंग क्या हो गया? फिशिंग में क्या होता है कि अगर हम लोग इलीगल वेबसाइट्स या तो फेक वेबसाइट्स में रीडायरेक्ट हो जाते हैं और उसमें हम लोग को पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग डाल देते हैं. जैसे हम लोग अगर SBI का वेबसाइट में जाना चाहते हैं और हम लोग एक फेक SBI का वेबसाइट में हमको ट्रांसफर कर दिया जाए और उसमें हम लोग अपना पर्सनल डिटेल डाल दें, तो दैट कम्स इन द फिशिंग. फिशिंग मीन्स टू गिव पर्सनल डिटेल्स in fake website or any fake place. These are known as phishing attack. स्पूफिंग क्या है कि स्पूफिंग एक ऐसा फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट है, फ्रॉडलेंट मैसेज है जो डिस्गाइज्ड करता है नोन सोर्स से. मतलब अननोन सोर्स से मैसेज आएगा मगर दिखेगा कि ये नोन सोर्स है. जैसे हम अगर अमेज़न से या तो फ्लिपकार्ट से हम लोग ये कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं
और फ्लिपकार्ट से एक मैसेज आ गया कि यू हैव ओन्ड दिस प्राइजेस एंड प्लीज गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो फ्लिपकार्ट से जैसे नोन सोर्स से मेरे पास मैसेज आ रहा है, मगर वो अननोन जगह से उसके नाम बदल कर आ गया, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पूफिंग। टू सेंड मैसेज फ्रॉम unknown source disguised as a known source। ये डिस्गाइज कर दिया जाएगा नोन सोर्स, तो ये हो जाएगा स्पूफिंग। अब आ रहा है साइबर ट्रोल्स। अब ये साइबर ट्रोल्स है क्या? जैसे हम लोग, ये बहुत पॉपुलर है ट्रोल करना। ट्रोल करना मतलब क्या है कि कोई भी ऑनलाइन में कुछ चीज अपलोड किया और हम उसको डीमीनिंग कमेंट डाल दिए उसके ऊपर, उसको हैरेसिंग कमेंट डाल दिए उसके ऊपर, उसको परेशान करना है, ठीक है, उसको टारगेट कर लिए ऑनलाइन में कि जब भी वो कुछ वीडियो या तो ऑडियो कुछ भी डालेगा हम उसको एक अलग से कमेंट डालेंगे, तो दैट इज नोन एज साइबर ट्रोल्स। टू गिव डीमीनिंग कमेंट, टू गिव डीमीनिंग comment, to give demeaning comments or harasses online to anybody are known as cyber trolls। वहीं पर साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग होता है कि जैसे अगर किसी का हम पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन के यूज से उसका एक फेक वेबसाइट बना दिए या तो डार्क वेब में जाकर उसका इंफॉर्मेशन बेच दिए, तो इट ऑल कम्स इन द साइबर स्टॉकिंग। टू गेन पर्सनल इंफॉर्मेशन and make fake accounts, ये सब साइबर स्टॉकिंग में आ जाता है। अब साइबर बुलिंग क्या है? अगर मेरे पास किसी का ऑडियो या तो वीडियो ये सब क्लिप या किसी कोई फोटो ये सब आ गया और उसके अगेंस्ट में किसी को अगर हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, या तो हैरेस कर रहे हैं, तो इट ऑल कम्स इन द साइबर बुलिंग। इट इज harassing someone against of any photo, video, audio in online। तो ये क्या हो गया मेरा? साइबर बुलिंग। सो नेक्स्ट इज द स्कैम, ऑनलाइन स्कैम। ये बात हम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन स्कैम क्या है। अगर कोई फ्रॉडलेंट कंपनी आता है और उसको मेरा कुछ पैसा लेकर वो चल जा रहा है, कंपनी बंद कर दे रहा है, दैट ऑल कम्स इन द ऑनलाइन स्कैम। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now student, let us see how to prevent the cyber crime। तो साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए एक लॉ बना है जिसको बोलते हैं साइबर लॉ। एंड इंडिया में इट इज कॉल्ड इंडियन आईटी एक्ट 2000। ये आईटी एक्ट 2000 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट वाज स्टार्टेड इन द एक्ट 2000 साल में इसको शुरू किया गया था। इट इज द लॉ टू पनिश and stop cyber crime। अब वहीं पर अब ई वेस्ट क्या है, ये अलग टॉपिक है। ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड इट इज WEEE मीन्स वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ये कोई भी अगर डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स अगर मेरे पास है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, और अगर वो हम सोसाइटी में फेंक दे रहे हैं, बाहर फेंक दे रहे हैं, तो it comes as a e-waste, means all the electronic wastes like discarded electronic product
आर नोन एज ई वेस्ट। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई वेस्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दिस इज द लार्ज ग्रोइंग वेस्ट, इट इज द लार्ज ग्रोइंग वेस्ट। सबसे पहला क्या है? ये बहुत लार्ज ग्रोइंग वेस्ट आज के डेट में। दूसरा लैंडफिल्स, ये बहुत लैंडफिल्स कर रहा है, लार्ज ग्रोइंग वेस्ट है तो लैंडफिल्स करेगा ही, ठीक है। थर्ड, एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी, एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, मैनेज कैसे कर सकते हैं? मैनेज इसको सिंपल वही चीज कर सकते हैं, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। इसको रीयूज करो, इसको रिसाइकल करेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे। सो दिस कम्स इन द ई वेस्ट एंड द प्रिवेंशन ऑफ ई वेस्ट। नाउ harmful effects of IT, harmful effects of IT। IT को ज्यादा अगर यूज करते हैं तो इसमें मेरा हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होता है? ये तो हम लोग को सबको पता है कि अगर हम लोग ज्यादातर IT को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला तो हम लोग को ये हो जाएगा तुम्हारा CVS, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम मतलब क्या? आंख खराब हो जाएगा। दूसरा RSI भी हो सकता है, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी का मतलब क्या? अगर हम एक ही पोस्चर, एक ही गेस्चर में फोन देख रहे हैं तो मेरा कंधा दर्द होने लगेगा, हाथ दर्द होने लगेगा, दैट इज कॉल्ड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज। थर्ड, स्लीपिंग इश्यूज। ये सब चीज तभी होता है जब हम लोग IAD का शिकार हो जाते हैं, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर का मतलब क्या? जब कोई पर्सन ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाता है और ज्यादातर टाइम अपना ऑनलाइन में प्रोवाइड कर रहा है, दे आर this disease prone, that is internet addiction disorder. Now let us move to the next topic, that is our malwares or threats to data. Now students, let us see the next part of societal impact of IT, that is the threats to data. What are threats? थ्रेट्स का मतलब होता है कि जो तुम्हारा पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है डेटा के ऊपर, डेटा के ऊपर जिसको खतरा बोल सकते हैं, दैट ऑल कम्स इन द थ्रेट। तो हम लोग एक ही जानते हैं कि हैकर्स दे आर द थ्रेट टू डेटा, बट दे आर यूज टू स्टील द डेटा एंड डिलीट ऑल्सो, बट दे यूज हैकर्स। और ये हैकर्स ये सब करता क्या है? ये सब अपने से करता नहीं, बहुत बार क्या हो जाता है कि दूसरा सॉफ्टवेयर का भी यूज करता है, तो वो सब सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? मैलवेयर्स। So malwares are what? Malwares are the softwares which are used to malfunction computer और फोन। क्या तो कंप्यूटर या तो फोन का जो दूसरा सब सॉफ्टवेयर है उसको क्या करता है? मैल फंक्शन कर देता है, मतलब काम में गड़बड़ी कर देता है, या तो फाइल को डिलीट कर देता है, या तो काम नहीं करता, या तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है, दैट ऑल कम्स इन द मैलवेयर्स। तो अब मैलवेयर्स का कैटेगरी में कौन कौन है? सबसे पहला कैटेगरी है वायरसेस। तो वायरसेस क्या है? वायरसेस वो सब सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि इलीगल एक्टिविटीज देखा जाता है। जैसे सबसे पहला वर्म्स। वर्म्स क्या कैटेगरी क्या है? It duplicates or replicate itself. It duplicate और replicate, डुप्लीकेट को ही रिप्लीकेट बोला जाता है, replicate itself to slow down the, to consume the hard disk and slow down the computer, to consume the hard disk
hard disk and slow down the computer. Now Trojan horse. तो Trojan horse क्या है? What are Trojan horse? Trojan horse are the softwares which appears to be harmless. जब हम लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे एक फ्री का सॉन्ग डाउनलोड कर लिए कोई वेबसाइट में जाकर, या तो फ्री का गेम डाउनलोड कर लिए, तो वो हमको हार्मलेस लगा, मगर जब हम इंस्टॉल किए उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर क्या हो गया, शट डाउन हो गया, या तो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, या तो स्लो हो गया, या तो बहुत सारा अलग अलग एक्टिविटीज हो रहा है. दैट ऑल कम्स इन द ट्रोजन हॉर्स. तो these softwares appears to be harmless, but so illegal activity when installed. अब आ रहा डॉस अटैक. डॉस अटैक है क्या? डॉस अटैक का फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. ये क्या करता है? ये जब भी हम लोग का कंप्यूटर या तो किसी में अगर आ जाता है तो क्या आ जाता है, कोई सर्विस को डिनाई कर, जैसे प्रिंट काम नहीं करेगा, या तो गाना नहीं सुनाई देगा, हार्ड डिस्क काम नहीं करेगा, या तो तुम्हारा स्टार्ट बटन में क्लिक करोगे तो स्टार्ट बटन काम नहीं करेगा. दैट ऑल कम्स इन द व्हाट? डॉस अटैक. अब आ रहा है एडवेयर. एडवेयर्स आर व्हाट? एडवेयर्स आर द एड्स और पॉपअप which slow down computer network. जो कंप्यूटर नेटवर्क को स्लो डाउन कर, जैसे एप्स आ रहा है, एड्स आ रहा है, पॉपअप्स के बाद पॉपअप्स के बाद पॉपअप्स, एक पॉपअप बंद करे दूसरा पॉपअप आ जा रहा है, फिर दूसरा पॉपअप बंद करे तीसरा पॉपअप आ जा रहा है. तो उसका मतलब क्या है कि तुम्हारा कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर एड्स इंस्टॉल हो गया है, जिसमें क्या है, ये तुम्हारा नेटवर्क को स्लो डाउन कर देता है. अब आ रहा है स्पाईवेयर. तो स्पाईवेयर नाम से हो रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो तुम्हारा कंप्यूटर को स्पाई करता है. मींस it sees or records illegal, not illegal, it records activities of user of a computer or phone and send the activity to the unknown user and send the activity to unknown user. ये जो फोन हो ये क्या है, बैकग्राउंड में ये चलता है, ये बैकग्राउंड में चलता है, ये हमको पता भी नहीं चलता है कि तुम्हारा कैसे ये आया. ठीक है. तो और इसका बाद क्या है, जो भी हम फोन में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, वो सब चीज जहां से इंस्टॉल हुआ है वहां से वहां पर फिर चल जाता है. तो these all are the category of the threats of the data. Now let us move to prevention of these threats. Now student, this is the last topic of our chapter, that is the prevention against data threats. तो प्रिवेंशन अगेंस्ट डेटा थ्रेट्स, तो सबसे पहला एक्टिव प्रिवेंशन है. एक्टिव प्रिवेंशन का मतलब क्या है? सबसे पहला मुझे अपडेटेड एंटीवायरस रखना है, अपडेटेड एंटीवायरस रखना है. दूसरा जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स और जेन्युइन एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स रखना है. जेन्युइन एंड अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स को रखना है. थर्ड, रेगुलर स्कैन करना है. ठीक है. फायरवॉल को ऑन रखना है. ये सब हम लोग का एक्टिव प्रिवेंशन रखना है. अब पैसिव प्रिवेंशन जैसे कुकीज को डिलीट कर देना है. दूसरा, अननोन लिंक्स को क्लिक नहीं करना है. अननोन लिंक्स नॉट टू क्लिक.
थर्ड, पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करना है, पासवर्ड चेंज रेगुलरली। ये सब हो गया मेरा पैसिव प्रिवेंशन। अब बात आ रहा है कि फायरवॉल का जो ऑन करना है, तो फायरवॉल है क्या? फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर है जो एक कंप्यूटर में रहता है या तो एक एंटीवायरस में भी रह सकता है। तो उसमें क्या है, वो आउटसाइड का नेटवर्क डेटा को फिल्टर करता है, मतलब आउटसाइड का डेटा को आने से रोकता है। अगर कोई इलीगल डेटा है तो उसको ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो समझ जाता है कि ये इलीगल डेटा इलीगल सोर्स से आया है और उसको रोक देता है। तो फायरवॉल इज व्हाट? फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है टू फिल्टर नेटवर्क डेटा, टू फिल्टर नेटवर्क डेटा। ये हम लोग का फायरवॉल का काम है। तो एग्जाम में ये चीज आता है कि हम लोग का क्या है कि ये नेटवर्क का डेटा को, अनवांटेड नेटवर्क का डेटा को फिल्टर करना है। तो उसके लिए हम लोग का क्या सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन लगता है, दैट इज द फायरवॉल। अब ये हम लोग का लास्ट टॉपिक ये है ओपन सोर्स लाइसेंसेस। ओपन सोर्स लाइसेंसेस, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम लोग मार्केट में पब्लिश करते हैं तो उसके ऊपर मुझे लाइसेंस लगाना पड़ता है, किसी का लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी जाकर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को मार्केट में रिलीज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है जिसमें लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जिसके थ्रू हम लोग अपना सॉफ्टवेयर को डाल सकते हैं। सबसे पहला जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस, जीएनयू जीपीएल, तो जीएनयू जीएनई जनरल पब्लिक लाइसेंसेस। ये क्या है? ये मोस्ट कॉमन लाइसेंस है, मोस्ट कॉमन लाइसेंस। क्यों मोस्ट कॉमन है? क्योंकि मैक्सिमम जो लाइसेंस जो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाता है तो इसी से ये लाइसेंस लेता है। इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है लीजर जनरल पब्लिक लाइसेंस, लीजर जनरल पब्लिक लाइसेंसेस। तो क्या है कि ये हम लोग का जो है ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है। थर्ड है बर्कले डिस्ट्रीब्यूटिव, बर्कले डिस्ट्रीब्यूटिव लाइसेंस। लाइसेंस। नेक्स्ट एमआईटी। एमआईटी क्या है? सबसे लीस्ट एंड ब्रॉडेस्ट लाइसेंस है। अपाचे, ये एक ऐसा लाइसेंस है जो कॉपीराइट, तो कॉपीराइट एंड पेटेंट, ये दोनों के लिए ये अप्लाई करवाता है। तो यहां पर हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, दैट विल बी द सैंपल पेपर सॉल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेटिक्स practices. For that, thank you, have a nice day and please subscribe the channel.